नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर। उसके बाद सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो आइए दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला, यूपी के पश्चिमी इलाकों में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी से 4 फरवरी तक बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जारी रही, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, तटीय ओडिशा और मेघालय में घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी राजस्थान और विदर्भ में 2 से 4 फरवरी के बीच बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 और 4 फरवरी को बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में 29 जनवरी व 1 फरवरी को भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जबकि मध्य और पूर्वी भारत में ये 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। ओके दोस्तों, अगली खबर को देखते हैं। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव, 1 फरवरी से कुछ ट्रांजैक्शन होंगे ब्लॉक। यूपीआई के जरिए भुगतान करने वालों के लिए जरूरी खबर है। 1 फरवरी से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) कुछ विशेष कैरेक्टर वाली यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने जा रहा है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए केवल अल्फान्यूमेरिक अक्षर और संख्या से बनी आईडी ही मान्य होगी। जो यूजर्स तकनीकी मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य यूपीआई ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाना और डिजिटल भुगतान को और अधिक संगठित करना है। भारत में डिजिटल भुगतान की तेजी साल 2016 की नोटबंदी के बाद से लगातार बढ़ रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रयागराज के रास्ते हुए बंद, यूपी का ये शहर बना मिनी कुंभ, 50 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। मौनी अमावस्या के अवसर पर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई और कामतगिरी की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भरतकूप से ही छोटे और बड़े वाहनों को रोक दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑटो और ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, लेकिन अधिकतर लोग पैदल ही रामघाट की ओर बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में बीते दिनों भगदड़ की घटना के बाद प्रयागराज के बॉर्डर पर वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। चित्रकूट में भरतकूप से प्रयागराज के बरगढ़ बॉर्डर तक लगभग 30,000 वाहन फंसे हुए हैं। डीआईजी अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी शिवशरणपत जीएन और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह लगातार ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक और बड़ी खबर को। सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी का सुनहरा मौका, 190 पदों पर होगी भर्ती। श्रम संसाधन विभाग और अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी दिलाने के लिए विशेष भर्ती कैंप आयोजित किया जा रहा है। उपलब्ध पद: सुपरवाइजर 20 पद, वेतन 17,000 रूपए -24,000 रूपए। सुरक्षा जवान 100 पद, वेतन 10,000 रूपए -22,000 रूपए। कैश कस्टोडियन 50 पद, वेतन 13,000 रूपए -19,000 रूपए। सुरक्षा अधिकारी 20 पद, वेतन 27,000 रूपए -29,500 रूपए। भर्ती कैंप की तिथियां: नवगछिया 28 जनवरी, गोपालपुर 29 जनवरी, रंगरा चौक 30 जनवरी, इस्माइलपुर 31 जनवरी, कहलगांव 1 फरवरी, गौराडीह 5 फरवरी, नारायणपुर 6 फरवरी, खरीक 7 फरवरी, सबौर 8 फरवरी, पीरपेंती 10 फरवरी, नाथनगर 11 फरवरी, बीरपुर 17 फरवरी, शाहकुंड 18 फरवरी, सिन्होला 19 फरवरी, अजगबीनाथ 20 फरवरी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर 21 फरवरी। इसके अलावा भभुआ में 29 और 31 जनवरी को जिला स्तरीय नियोजन मेला आयोजित होगा, जहां निजी कंपनियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। ओके दोस्तों, अगली खबर को देखते हैं। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, हरियाणा सरकार ने दिया एफआईआर का आदेश। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाए जाने का आरोप लगाया था, जिसे हरियाणा सरकार ने झूठा बताया है। हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून की धारा 2D और 54 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सरकार का आरोप है कि केजरीवाल ने जनता में पैनिक फैलाने की कोशिश की है। केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने जहरीला पानी सीमा पर ही रोक लिया, नहीं तो लोगों की मौत हो सकती थी। इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने भी उनसे सबूत मांगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं भी हरियाणा का पानी पीता हूं, दिल्ली के लोग भी यमुना का पानी पीते हैं। केजरीवाल ने झूठ बोला है और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी, किसानों को भी मिला बड़ा तोहफा।
भारत सरकार ने 34,300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत खनिजों की खोज और खनन को बढ़ावा मिलेगा। देश में खनिज संसाधनों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। विदेशों में खनिज संपत्ति खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की खरीद कीमत में बढ़ोतरी की गई है। अब सी श्रेणी के शीरा से बने एथेनॉल की कीमत 56 रुपए और 28 पैसे से बढ़ाकर 57 रुपए और 97 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। सरकार के इस कदम से खेती को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण को फायदा होगा और देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक और बड़ी खबर को। भारत में लॉन्चिंग के और करीब आई स्टारलिंक लाइसेंस के लिए मानी सरकार की शर्तें, जाने कब शुरू होगी सेवा। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी स्टारलिंक अपनी लॉन्चिंग के एक और कदम करीब पहुंच गई है। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की इस कंपनी ने भारत सरकार की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने सुरक्षा और डेटा भंडारण से जुड़ी शर्तों को मान लिया है, जबकि कुछ शर्तों में छूट की मांग की गई थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को विशेष छूट नहीं दी जाएगी। भारत में दूरसंचार विभाग से लाइसेंस लेने के लिए कंपनियों को उपयोगकर्ताओं का डेटा देश में ही संग्रहित करना जरूरी होता है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर डेटा इंटरसेप्ट करने की अनुमति देनी होगी। स्टारलिंक ने इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में सरकार को कंपनी की ओर से पत्र भी मिल चुका है और अब गृह मंत्रालय तथा सुरक्षा एजेंसियां इस पर विचार कर रही हैं। देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI स्पेक्ट्रम आवंटन और उसकी कीमत तय करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि इस साल के अंत तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू हो सकती हैं। अगली खबर को देखते हैं। HAL में बिना परीक्षा नौकरी का मौका, जाने योग्यता और आवेदन प्रक्रिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में शानदार अवसर है। बेंगलुरु स्थित इस संस्थान में योग थेरेपिस्ट के पद पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार HAL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग या योग थेरेपी में स्नातक BSc या परास्नातक MSc की डिग्री हो। इसके अलावा 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी अनिवार्य है। जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी मिलने की संभावना है, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में कोहरे और बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी और 2 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आज यानी 29 जनवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने 33 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, बिजनौर और अमरोहा समेत कई जिले शामिल हैं। राज्य में तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में 5 दिनों के भीतर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के साथ हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक और बड़ी खबर को। महाकुंभ में भगदड़ पर मंत्री संजय निषाद का बयान, कहा बड़े आयोजन में छोटे हादसे होते रहते हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में भगदड़ मचने की घटना सामने आई है। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। दोनों नेताओं ने संवेदना व्यक्त करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। मुख्यमंत्री खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ में भारी भीड़ के कारण कई बार अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने श्रद्धालुओं से अपील की कि त्रिवेणी तट पर जहां जगह मिले वहां स्नान कर ले, ज्यादा भीड़ में जाने से बचे और अफवाहों पर ध्यान न दे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस सभी आवश्यक इंतजाम कर रहे हैं ताकि आगे कोई समस्या न हो। अब तक मिली जानकारी के अनुसार महाकुंभ में 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ओके दोस्तों, अगली खबर को देखते हैं। किसानों के लिए बड़ी सौगात, 4000 करोड़ रुपए की लागत से यूपी एग्रीज योजना शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 28 जनवरी को यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इस अवसर पर उन्नाव में एक बड़ी विनिर्माण इकाई का शिलान्यास भी किया गया, जिसमें 1300 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए के निवेश की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना कुल 4000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 2737 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक द्वारा दिया जाएगा, जबकि 1166 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये योजना मुख्य रूप से प्रदेश के 28 जिलों में लागू की जाएगी, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिले शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को समय पर बीज, खाद और सिंचाई की सुविधा देना तथा बाजार से जोड़ना है। इस योजना का क्रियान्वयन 6 वर्षों तक किया जाएगा और इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को तकनीकी सहायता के साथ साथ भंडारण और विपणन की बेहतर सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों की आय में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को जल्द मिलेगा संस्थान का दर्जा, सुविधाएं होंगी बेहतर। गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज को जल्द ही एक स्वायत्त संस्थान का दर्जा मिलने की संभावना है। कॉलेज प्रशासन और शासन के बीच इस पर चर्चा हो चुकी है और प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो कॉलेज को अपनी डिग्री और नामांकन की प्रक्रिया खुद पूरी करने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे छात्रों और प्रशासन दोनों को फायदा होगा। फिलहाल ये कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध है, लेकिन स्वायत्त संस्थान बनने के बाद ये स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में सक्षम होगा। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकुमार जायसवाल के अनुसार इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और चिकित्सा क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हाल ही में कई बड़े विस्तार किए गए हैं, जिनमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, 500 बेड का बाल रोग संस्थान और 100 बेड का लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर शामिल है। कॉलेज को संस्थान का दर्जा मिलने के बाद इन सभी सुविधाओं का प्रबंधन एक डायरेक्टर के अंतर्गत किया जाएगा, जिससे यहाँ के चिकित्सा सेवाओं में और सुधार आएगा। ओके दोस्तों, अगली खबर को देखते हैं। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 17 जिलों के लिए तैयार हुआ रूट चार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों को जोड़ने के लिए परिवहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने इसके लिए रूट चार्ट तैयार किया है और इसे सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। जैसे ही अनुमति मिलेगी, इन रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी होगी। नोएडा एयरपोर्ट से अप्रैल माह से उड़ानें शुरू होने की संभावना है। यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के करीब 24 जिलों के लोगों के लिए एक प्रमुख परिवहन केंद्र बनेगा। फिलहाल मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा मंडल के जिलों को इससे जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अभी जेवर स्थित एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेट्रो और अन्य परिवहन परियोजनाओं को पूरा होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसे में बसों के जरिए सीधी कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। ये बसें मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी से एयरपोर्ट तक चलाई जाएंगी। भविष्य में ये सेवा गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और अन्य शहरों तक भी विस्तारित की जा सकती है। यमुना प्राधिकरण ने सिटी बस सेवा के लिए 23 रूट तय किए हैं, जिन पर केवल इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकर, एयर कंडीशन, पावर ब्रेक और इमरजेंसी किट जैसी सुविधाएं होंगी। अधिकारी शैलेंद्र भाटिया के अनुसार सरकार उड़ानें शुरू होने से पहले ही बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।